नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां लिखेंगे खबर सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नज़र डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में एक्शन बुलडोजर शाहीन बाग के बाद आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी में चल रही कार्रवाई। आपको बता दें, दिल्ली नगर निगम 4 मई से अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रहा है। इसके तहत आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी में एसडीएम सी के बुलडोजर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर चुके हैं। आज चल रही एसडीएमसी की कार्रवाई की खास बात यह है कि यहाँ शाहीन बाग की तरह लोग विरोध के लिए सड़कों पर नहीं उतरे हैं, बल्कि लोग अपने घरों में खड़े होकर बुलडोजर की कार्रवाई देख रहे हैं। इससे पहले मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के कई लोगों ने अपने अवैध अतिक्रमण को पहले ही हटा लिया था। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए थे, ताकि किसी भी प्रकार की विरोध होने पर उससे निपटा जा सके। बताया जा रहा है कि मंगोलपुरी में 90% अतिक्रमण लोगों ने पहले ही हटा लिया था और वो बच गया था, वह निगम ने हटाया। जानकारी के अनुसार मंगोलपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई खत्म हो चुकी है, जबकि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भारी सुरक्षा बल के बीच कार्रवाई जारी है। आप विधायक ने निगम की आलोचना। सुल्तानपुर मजरा से आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलवात ने दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई पर कहा कि जब लोगों ने इलाका खुद ही खाली कर दिया तो निगम यहां बुलडोजर दौड़ाकर लोगों को परेशान क्यों कर रहा है। हम इसके खिलाफ हैं और ये कार्रवाई रुकनी चाहिए। निगम को पहले ये साबित करना होगा कि वहां अतिक्रमण था या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। मुंबई में रह रहे यूपी वालों के लिए अच्छी खबर। यूपी सरकार मुंबई में खोलेगी अपना ऑफिस। रोजगार कारोबारी करने वालों को मिलेगी मदद। खबर विस्तार से आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ 2 सरकार एक बड़ी पहल करते हुए देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में अपना ऑफिस खोलने जा रही है। इसके पीछे सरकार का मकसद उत्तर भारतीय, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार, व्यवसाय, निवास के दौरान होने वाली दिक्कतों का निवारण करना है। यूपी सरकार इसके माध्यम से प्रवासी कामगारों के सहूलियत व उनके हितों की रक्षा के लिए काम करेगी। मुंबई में रहते हैं उत्तर भारत के 50 से 60 लाख लोग। मुंबई की जनसंख्या करीब 1.84 करोड़ है, जिसमें से 50 से 60 लाख लोग उत्तर भारत के हैं और इनमें सबसे ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हर दिन उत्तर प्रदेश के कई ट्रेनों में भरकर हज़ारों लोग यहां आते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग उद्योग सेवा क्षेत्र, खुदरा व्यापार, ट्रांसपोर्ट, खाद्य व्यवसाय, फैक्ट्री या मिल में काम करते हैं। कोविड लॉकडाउन के दौरान यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और इसी तरह की समस्या के समाधान के लिए योगी सरकार ने यह पहल की है। रोजगार देने के लिए यूपी सरकार की बड़ी पहल। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है।
सरकार अगले 5 सालों में राज्य की अर्थव्यवस्था को देश में पहले नंबर पर बनाना चाहती है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के हर परिवार से कम एक व्यक्ति को रोजगार मुहैया कराया जाए। इसके लिए सरकार हर मंडल में एक आईटी पार्क बना रही है। यूपी सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि आगरा, गोरखपुर, वाराणसी और बरेली इन शहरों में आईटी पार्क बनाए जा रहे हैं। वहीं मेरठ, प्रयागराज और कानपुर में आईटी पार्क शुरू हो चुके हैं। महामारी के दौरान 5 लाख श्रमिकों को दिया रोजगार। कोरोना वायरस महामारी के बीच मुंबई से उत्तर प्रदेश पहुंचे 5 लाख श्रमिकों को योगी सरकार रोजगार देने का वादा किया था। इसके लिए एक समिति गठित की गई थी, जिसमें प्रमुख सचिव ग्राम विकास एवं पंचायती राज, प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग व प्रमुख सचिव कौशल विकास शामिल थे। दावा किया गया था कि समिति इन श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेगी। केशव प्रसाद मौर्य भी कर चुके हैं ऐसा ही प्रयोग। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान प्रभारी बनाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुंबई के पटेल इलाके में उत्तर भारतीयों के लिए एक ऑफिस खोला था। उन्होंने अपने लखनऊ आवास पर एक हेल्पलाइन सेंटर भी खोला था। इसका मकसद भी महाराष्ट्र में रह रहे यूपी के लोगों के लिए मदद करना था। केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव तक के लिए मुंबई के लोअर परेल में घर पर भी ले लिया था। हालांकि अब यह ऑफिस बंद हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। आज से लखनऊ और दिल्ली के बीच फिर दौड़ेगी एसी डबल डेकर ट्रेन। चेक कर लें टाइम और टेबल, किस समय यह ट्रेन चलेगी, ये सब हम आपको बताएंगे। मेरे साथ लगातार बने रहिए। लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ आने जाने वाले लोगों को आज एक सौगात मिलने वाली है। यह सौगात है लखनऊ से आनंद विहार टर्मिनल के बीच डबल डेकर रेलगाड़ी की। भारतीय रेलवे ने 3 साल बाद आज 10 मई 2022 से इसे फिर से चलाने का फैसला किया है। इस ट्रेन के शुरू होने से गर्मी में सफ़र करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिल सकती है। लखनऊ आनंद विहार टर्मिनल डबल डेकर ट्रेन अभी सप्ताह में केवल 4 दिन ही चलेगी। इससे पहले यह 6 दिन चला करती थी। रेलवे बोर्ड के मुताबिक यह डबल डेकर ट्रेन सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी। इस ट्रेन में एसी चेयर कार के 8, जनरेटर सह लगेज यान के 2 कोच समेत कुल 10 कोच होंगे। रेलवे का कहना है कि लखनऊ से आनंद विहार टर्मिनल के बीच ट्रेन संख्या 12,583/12,584 लखनऊ आनंद विहार टर्मिनल डबल डेकर ट्रेन को चलाया जाएगा। जानते हैं इसका टाइम टेबल, कब चलेगी। ट्रेन संख्या 12,583 दिनांक आज 10/5/2022 से आगामी सूचना तक प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को लखनऊ से सुबह 4:55 पर रवाना होगी। फिर उसी दिन दोपहर 12:55 पर आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। वापसी दिशा में ट्रेन नंबर 12,584 आनंद विहार टर्मिनल लखनऊ डबल डेकर दिनांक 10/5/2022 से आगामी सूचना तक प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को आनंद विहार टर्मिनल से
दोपहर 2:05 से रवाना होगी। ट्रेन उसी दिन रात्रि 10:30 पर लखनऊ पहुंचेगी। यह रेलगाड़ी रास्ते में बरेली, मुरादाबाद और गाज़ियाबाद स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहरेगी। रिपोर्ट आरती सचदेवा। ये एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। भारत में आएगी कोरोना की चौथी लहर, सटीक अंदाजा लगाने वाले आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने कही ये बड़ी बात। जानते हैं क्या कही बड़ी बात। पिछले कुछ समय से देश के अंदर कोरोना केसों में बड़ा उथल पुथल देखा जा रहा है। मंगलवार से पहले तक पिछले 8 दिनों से रोजाना 3000 से ज़्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके केसों की रोकथाम के उपायों में ढिलाई न बरतने की अपील करनी पड़ी थी। इस सबके बीच दोनों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि चौथी लहर आएगी या नहीं। अब आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने नई स्टडी के बाद दावा किया है कि बहुत मुमकिन है कि भारत को कोरोना की चौथी लहर देखनी ही ना पड़े। उन्होंने अपनी इस राय के पीछे भारत के ज़्यादातर लोगों में कोरोना के खिलाफ बनी प्राकृतिक इम्यूनिटी और वायरस के रूप में कोई नया बड़ा बदलाव न होने जैसी वजह गिनाई है। आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने कोरोना की चाल नापने के लिए एक गणितीय मॉडल बनाया है। इसका नाम सूत्र रखा गया है। इसकी गणनाओं की बदौलत प्रो अग्रवाल पिछले 2 सालों में कोरोना को लेकर कई बड़ी भविष्यवाणी कर चुके हैं और वो काफ़ी हद तक सटीक भी साबित हो चुकी हैं। अब उन्होंने कोरोना की चौथी लहर को लेकर अपना आंकलन सामने रखा है। प्रो अग्रवाल ने अपनी रिसर्च के हवाले से दावा किया है कि भारत में 90% से ज़्यादा लोगों में कोरोना के खिलाफ नेचुरल इम्यूनिटी यानी अतिरिक्त क्षमता विकसित हो चुकी है। दूसरे शब्दों में यदि कहें, कोरोना से संक्रमित होने के कारण लोगों के शरीर के अंदर इससे लड़ने की क्षमता पैदा हो गई है। भारत में वैक्सीनेशन का स्तर भी काफ़ी अच्छा है। ज़्यादातर लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। उनका कहना है कि ICMR के सर्वे बताते हैं कि कोरोना के जितने केस सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग इससे संक्रमित होते हैं। ये संख्या 30 गुना तक बताई जाती है। दुनिया के 36 बड़े देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर हुई स्टडी से पता चला है कि जिन लोगों में प्राकृतिक रूप से वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बन चुकी है उन पर यह घातक असर नहीं कर रहा है। कोरोना की चौथी लहर आने की कम संभावना के पीछे प्रो अग्रवाल एक वजह ये भी बताते हैं कि अभी तक इस वायरस में कोई नया बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। जो वेरिएंट सामने आ रहा है वो ओमिक्रॉन वायरस के ही भाई बहन की तरह है, जैसे BA.2, BA.2.9, BA.2.10 और BA.2.12। यहाँ तक कि दिल्ली NCR में भी कोई नया म्यूटेशन नहीं देखा गया है, जबकि देश में सबसे ज़्यादा केस यही मिल रहे हैं। प्रो मणिंद्र अग्रवाल के मुताबिक इसका मतलब ये है कि भारत में 90% से ज़्यादा लोग पहले ही ओमिक्रॉन से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। उनके अंदर इसके प्रति इम्यूनिटी मौजूद है। ऐसे में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की चौथी लहर आने की संभावना नहीं है। उनका कहना है कि चौथी लहर आने की आशंका तभी पैदा होगी जब कोरोना का
कोरोना वायरस किसी नए रूप में सामने आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। वृद्ध महिला व युवक का शव कुएं में मिला, अलग अलग इलाके में हुई घटना। मनिकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा कियाया मजरे बुलबुलापुर निवासी घुरऊ प्रजापति की 70 वर्षीय पत्नी द्रौपदी देवी पिछले कई माह से गंभीर बीमारी से ग्रसित थी। सोमवार की शाम वह घर से किसी काम से निकली थी, लेकिन वह घर नहीं पहुंची। यूपी के प्रतापगढ़ जनपद के 2 अलग अलग स्थानों पर वृद्ध महिला व युवक का शव कुएं में मिला। मनिकपुर इलाके की रहने वाली वृद्धा की लाश कुएं में मिली। वहीं महेशगंज में युवक का कुएं में शव ग्रामीणों ने देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस कारणों का पता लगा रही है। बीमारी से पीड़ित थी द्रौपदी देवी। मनिकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा किरावा मजरे बुलबुलापुर निवासी घुरऊ प्रजापति की 70 वर्षीय पत्नी द्रौपदी देवी पिछले कई माह से गंभीर बीमारी से ग्रसित थी। सोमवार की शाम वह घर से किसी काम से निकली थी, लेकिन वह देर रात तक घर नहीं लौटी। इससे स्वजन चिंतित हुए और उनकी खोजबीन करने लगे। भोर में ग्रामीणों ने कुएं में देखा शव। मंगलवार की भोर में करीब 5 बजे ग्रामीणों ने गांव के किनारे कुएं में महिला के शव को देखा तो सन्न रह गए। कुएं के पास ग्रामीणों की भीड़ जमा हो रही थी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना मणिपुर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया। शव की शिनाख्त द्रौपदी देवी के रूप में हुई। घटना की जानकारी होते ही उनके स्वजन बिलखने लगे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिश्तेदारी में गए युवक का शव कुएं में मिला। प्रतापगढ़ जनपद के महेशगंज थाना क्षेत्र के लोहंगी का पुरवा गांव निवासी 35 वर्षीय कल्लू पुत्र धनीराम सोमवार को घर पर बिसेला के घर जाने की बात बताकर निकला था। देर रात तक घर न पहुंचने से देर रात घर से 500 मीटर दूर कुएं में गिर पड़ा। कुएं में पानी होने के कारण डूबने से उसकी मौत हो गई। मंगलवार की सुबह करीब 7 बजे जब ग्रामीण उधर गए तो कुएं में उतराया देख सूचना स्वजनों को दी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया गया और सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतापगढ़। एक बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। प्रयागराज का यह इलाका अब जाना जाएगा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से। प्रस्ताव को मिली मंजूरी। सदियों बाद इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हुआ तो जिले के विकास को भी पंख लग गए। इसके बाद चौराहों का सौंदर्यीकरण शुरू हुआ। फ्लाईओवर का जाल सा बिछ गया। शहर को जाम के जंजाल से मुक्ति मिली और विकास की गति 3 गुना हो गई। अब प्रयागराज के चौराहों, सड़कों, मोहल्लों के नाम भी बदले जाने वाले हैं। नैनी इलाके और एयरपोर्ट का बदलेगा नाम। बताया जा रहा है कि नाम बदलने के प्रस्ताव को लेकर प्रयागराज के नगर निगम सदन से मंजूरी मिल चुकी है। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज के यमुना पार का नैनी इलाका कुछ समय बाद पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाएगा, तो वही प्रयागराज का सिविल एयरपोर्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में बदलेंगे नाम। इतना ही नहीं, शहर के कई सड़कों और चौराहों का नाम भी अंग्रेजों और मुगलों से हटाकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर रखने के प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। इन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ही मशहूर साहित्यकारों के नाम पर रखा जाएगा।
इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को नगर निगम के सदन की बैठक में सर्वसम्मत से महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी की अध्यक्षता में अनुमति भी मिल चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में प्रयागराज के कई चौराहे और सड़कों के साथ ही इलाके नए नामों से जाने जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज। एक बड़ी खबर आ रही है बंगलौर से। स्पा में आपत्तिजनक हालत में मिली युवतियां। सेंटर की मालकिन ऑन डिमांड दिल्ली से ग्वालियर युवती थी। दिल्ली से ग्वालियर बुलाती थी कॉल गर्ल्स। ग्वालियर में सिटी सेंटर इलाके में स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट चल रहा था। पुलिस ने 2 युवतियों को पकड़ा। दोनों के अलावा स्पा सेंटर के ऑनर और उसके पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। स्पा सेंटर में कस्टमर की डिमांड पर दिल्ली से कॉल गर्ल बुलाई जाती थी। चार्ज 2000 से 5000 रुपये तक होता था। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने 9 स्ट्रीट स्पा सेंटर में जब दबिश दी तो दोनों युवतियां गलत हालत में मिली थी। स्पा से कुछ आपत्तिजनक चीज़ें भी मिली हैं। पूछताछ करने पर पता चला कि एक युवती दिल्ली की रहने वाली है, दूसरी ग्वालियर की है। यह भी पता चला है कि कस्टमर की डिमांड पर यहां कॉल गर्ल प्रोवाइड कराई जाती थी। पुलिस अब इस रैकेट से जुड़े और भी लोगों का पता लगा रही है। 3 दिन या हफ्ते भर के लिए बुलाई जाती थी कॉल गर्ल। जांच में खुलासा हुआ है कि स्पा सेंटर की आड़ में काफ़ी समय से जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। क्राइम ब्रांच एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि स्पा सेंटर चलाने वाले के पास कॉल गर्ल की लिस्ट और उनके मोबाइल नंबर मिले हैं। कॉल गर्ल 3 दिन या हफ्ते भर के लिए आती थी। इसका फिक्स चार्ज रहता था। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्वालियर। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से। जनपद में किया गया टेबलेट स्मार्टफोन का वितरण। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी युवा सशक्तिकरण योजना से युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने हेतु राज्य सरकार द्वारा आवंटित टेबलेट स्मार्टफोन का वितरण आज राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उन्नाव में 52 परीक्षार्थियों को विधायक सदर पंकज गुप्ता एवं जिला अधिकारी रविंद्र कुमार के कर कमलों द्वारा संपन्न कराया गया। जिलाधिकारी ने प्रशिक्षार्थियों को बताया कि इस योजना का लाभ उठाकर अपने भविष्य को सफल एवं नई दिशा प्रदान करने हेतु प्रेरित किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा टेबलेट स्मार्टफोन सदुपयोग की सलाह दी गई है एवं दुरुपयोग की हानि के लक्षण भी बताए गए हैं। क्या करने से दुरुपयोग होता है, यह सब जिलाधिकारी ने बताया है। इस मौके पर प्रधानाचार्य बी.के. वर्मा, अनुदेशक रविरंजन, धर्मेंद्र कुमार, गौरी शंकर, ए.के. सिंह, लल्लन आदि समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। सभी ने प्रशिक्षार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। एक बड़ी खबर और आ रही है जनपद उन्नाव से। बेरहमी से किसान की गई हत्या। 12 सगवरा थाना क्षेत्र में रविवार रात सिर व चेहरा कुचलकर किसान की हत्या कर दी गई। खेत की रखवाली करने जा रहे दूसरे किसान ने सड़क किनारे सो देखकर परिजनों व पुलिस को सूचना दी। मृतक के भाई ने किसी से रंजिश से इनकार कर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्षेत्र के ललमन खेड़ा के मजरे शैतापुर निवासी पुष्पेंद्र उर्फ रिंकू 26 वर्षीय खेती का कार्य करता था। रविवार शाम 7 बजे वह पत्नी प्रिया से हाथ की अंगुलियों में लगी चोट दिखाने बाइक से बधेरा स्थित
क्लिनिक जाने की बात कहकर निकला था। काफ़ी देर तक न लौटने पर प्रिया ने पुष्पेंद्र को फ़ोन किया तो उसने जल्द ही घर पहुंचने की बात कही। रात 11 बजे दोबारा फ़ोन मिलाया तो रिसीव नहीं हुआ। इसी दौरान खेत की रखवाली करने जा रहे गांव के किसान ने नहर के किनारे पुष्पेंद्र का लूलुहान सो पड़ा देखा। ग्रामीणों ने मृतक के पिता राम नरेश को जानकारी दी। ऊंच गांव चौकी प्रभारी संजीव कुमार त्रिपाठी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। 100 से लगभग 20 मीटर दूर उसकी बाइक पड़ी मिली। मृतक के बड़े भाई पुष्पराज सिंह ने बताया कि अज्ञात लोगों द्वारा हत्या की गई है। इसी की रिपोर्ट उन्होंने दर्ज कराई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी वजनी ईंट या पत्थर से सिर, माथे, चेहरे और दाहिने हाथ पर वार करने की पुष्टि हुई है। नहीं मिला मोबाइल, कॉल डिटेल खंगाल रही पुलिस। पाटन बारासगौरा थाना क्षेत्र के किसान पुष्पेंद्र की हत्या के मामले में घटना स्थल से पुलिस को उसका मोबाइल नहीं मिला। पुलिस सर्विलांस की मदद से कॉल डिटेल खंगाल रही है। वहीं ग्रामीणों के अनुसार पुष्पेंद्र कड़क स्वभाव का था। आए दिन उसका लोगों से झगड़ा होता रहता था। पिता के कोटेदार होने से गांव की राजनीति में भी परिवार का दखल रहता था। हालांकि परिजनों का कहना है कि उनकी किसी से रंजिश नहीं थी। मृतक के शरीर पर पैंट ना होने से पुलिस रंजिश के अलावा अस्थायी के बिंद पर भी जांच कर रही है। जांच के दौरान पुलिस को मृतक के शव के पास से 2 जोड़ी चप्पलें मिली। इससे हत्या में 1 से अधिक लोगों के शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है। ग्रामीणों का भी कहना है कि पुष्पेंद्र लंबा चौड़ा था, ऐसे में एक व्यक्ति उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। हत्या में 3 से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जिस जगह हत्या हुई है वहां आसपास के खेतों में इस समय उड़द, मूंग व मक्का आदि की फसल है। रखवाली के लिए किसान खेतों पर ही रहते हैं। रात के सन्नाटे में किसानों ने पुष्पेंद्र के चीखने तक की आवाज़ नहीं सुनी। इससे लगता है कि हमलावरों ने पुष्पेंद्र को दबोच रखा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। ये एक बड़ी खबर आ रही है और मेरठ से। संगीत सोम बोले 1992 में बाबरी और 2022 में ज्ञानवापी की बारी। औरंगजेब जैसे लोगों ने बना दी थी मस्जिद। मेरठ के सरधाना से भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने ज्ञानवापी मस्जिद पर चल रहे विवाद के मामले में कहा कि औरंगजेब जैसे लोगों ने मस्जिद बनवाई थी। बाबरी के बाद अब ज्ञानवापी की बारी है। संगीत सोम सोमवार को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर ज्वालागढ़ चौराहे पर स्थित प्रतिमा का माल्यार्पण करने पहुंचे थे। महाराणा प्रताप चौक ज्वालागढ़ में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक संगीत सोम ने महाराणा प्रताप सिंह के जीवन व संघर्ष की चर्चा की। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर को कई बार रणभूमि में टक्कर दी। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण त्याग दिए। भारत के महान सपूत और वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जीवन गाथा साहस, शौर्य, स्वाभिमान और पराक्रम का प्रतीक है। महाराणा प्रताप ने अपनी मां से युद्ध कौशल सीखा था। इससे पूर्व शौर्य यात्रा का गांव में ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। वहीं गांव कुशावली में महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में महाराणा प्रताप के बोर्ड का उद्घाटन किया गया। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि औरंगजेब जैसे लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी थी, जिसके बाद 1992 में बाबरी व 2022 में ज्ञानवापी की बारी है। मुसलमान आकांताओं ने मंदिर को तोड़कर जो मस्जिद को खड़ा किया था उसे वापस लेने का समय आ गया है। कहा कि धर्म की सुरक्षा के लिए संगठित होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट मेरठ।
आज के लिए बस इतना ही। आरपीएस समाचार पर लगातार बने रहिए देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।